नमस्ते, मेरा नाम है गज़ल नेब और आज मैं बैठी हूँ नीरज वर्मा सर के साथ और हम एस्ट्रोलॉजी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस उनसे पूछेंगे, जो कि इस फ़ील्ड में बिगिनर्स हैं, उनको हो सकते हैं और हम अपना थोड़ा फाउंडेशन इसमें स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। तो नीरज सर, आप आएँगे? हाँ जी मैम, मैं यहीं पर हूँ। 1 मिनट मुझे दीजिए। चलिए, मैं दिखाई दे रहा हूँ? हाँ, दिख रहा है। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। चलिए, बताइए आपके क्या क्वेश्चंस हैं? तो हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि आई थिंक सबको ही होता है कि क्या एस्ट्रोलॉजी 100% करेक्ट है? या फिर ये हमें सिर्फ़ एक प्रोबेबिलिटी बता सकती है कि क्या इवेंट्स होंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और आपने 2 ऑप्शंस दिए हैं इसमें, है ना? एक्चुअली बात ये है कि ये दोनों ही ऑप्शंस सही हैं। जब आप 100% एक्यूरेसी की बात करती हैं, तो या कोई भी जब बोलता है कि 100% एक्यूरेसी होगी कि नहीं, और प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि नहीं है क्या, तो हमें देखना ये पड़ेगा कि हर प्रोबेबिलिटी ही एक्चुअली 100% की तरफ जाती हुई सी यात्रा है। और ज्योतिष अपने आप में पूर्ण है। ज्योतिष कभी भी 100% या 0% नहीं होता। व्यक्ति होता है जिसके हाथ में ज्योतिष है। ज्योतिष तो टूल है ना। जिस व्यक्ति के हाथ में ज्योतिष है, उसकी चेतना डिसाइड करेगी कि वो 100% है कि नहीं। और एक्चुअली बात यही है, जब जीवन के आधार पर इसको देखेंगे तो यही बात निकल करके आती है कि प्रोबेबिलिटी ही है। कुंडली जो है ना, वो संभावना दिखाती है। संभावना हमारे प्रयास के साथ जब मिलती है तो मूर्त रूप धारण कर लेती है। जैसे मिट्टी में संभावना है कि मूर्ति बन जाए, लेकिन उस संभावनाओं को किसी के साथ मिलना पड़ेगा, किसी के प्रयास के साथ मिलना पड़ेगा, तब वो मूर्ति बनेगी। उसी तो तरह से कैसे मिट्टी में से ये भी संभावना है कि वो घड़ा बन जाए। तो डिपेंड करता है कि कौन उसके साथ क्या कर रहा है। कुछ लोगों का ज्योतिष 50% भी होता है, कुछ लोगों का 100% भी होता है। लेकिन जिनका 100% हो रहा है, उनका जो, अगर आप कहेंगे कि वो किसकी जिम्मेदारी है, तो वो सिर्फ ज्योतिष की जिम्मेदारी नहीं है। वो उस व्यक्ति की चेतना, उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी पहुंच की जिम्मेदारी है वो। तो उसके कर्मों पे डिपेंड करता है। कर्म पे नहीं, वो जो प्रिडिक्ट कर रहा है उसकी चेतना पर डिपेंड करता है। उसके भीतर जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस है, उसके भीतर जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स है ना, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि आप प्रिडिक्ट नहीं करते, व्यक्ति नहीं करता प्रिडिक्ट। जैसे ज्योतिष का जो ये खांचा बना हुआ है, जो चार्ट है वो टूल है, वैसे ही व्यक्ति भी टूल है। वो सिर्फ मीडिएटर है, सीकर और गिवर के बीच। अब वो मीडिएटर कितना खुला हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा कि कितना उसके साथ बह रहा है, उसके माध्यम से बह के कितना सीकर को मिल रहा है। पर ये एक तरह से एक अच्छी खबर सीकर के लिए भी है, क्योंकि हाँ, वो जानता है कि ये 100% डिटरमाइन नहीं है और उसके कर्मा के बेसिस पे वो अपने को अ, वो उन इवेंट्स को डिटरमाइन कर सकता है अगर वो चाहे। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र है, क्योंकि हम ज्योतिष पढ़ते भी इसीलिए ताकि हम अपने फ्यूचर को चेंज कर सकें। ये एक बहुत फेमस सेइंग है एस्ट्रोलॉजी सर्कल में कि एस्ट्रोलॉजी देश, काल और पात्र को देखकर करनी चाहिए। तो आपका इसमें क्या ख़्याल है? हाँ, अम, इसमें ख्याल बिल्कुल, ऋषि ने तो साफ साफ कहा है कि देश काल और पात्र को देखकर अगर आप प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, तो आप एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। दूसरा एक और पॉइंट है, आपने कहा कि ज्योतिष हम इसीलिए सीखते हैं ताकि हम आगे के भविष्य को बदल सकें, बदल नहीं सकें। ज्योतिष हम इसलिए सीखते हैं ताकि हम अपने कर्मों में करेक्शन करके अपनी चेतना की ग्रोथ के लिए लुब्रिकेशन पैदा कर सकें। ज्योतिष इस संसार के लिए नहीं है। चोरी करने वाला भी तो पैसा कलेक्ट कर सकता है ना। हुँ, हुँ। लेकिन ज्योतिष ही है जो आपको ये बता सकता है कि किस माध्यम से आप पैसा कलेक्ट करें तो वो पैसा आपके बेकार कर्मों का पैसा नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि कुछ भी प्राप्त करने का जो रास्ता है, वो डिवाइन या फिर निचले दर्जे का होता है। उससे जो रिजल्ट आ रहा है वो तो सेम दिखाई देता है। तो जब आप कहते हैं ना कि प्रिडिक्शन से आप भविष्य बदल सकते हैं, बदल नहीं सकते, आप अपनी दिशा निर्धारित कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बदल सकते तो वो भविष्य होता ही नहीं। समझिए कि हम कह रहे हैं कि भविष्य बदल सकते हैं,
अगर वो निर्धारित होता तो हम बदल ही नहीं सकते, वो तो संभावित है, वो हम्म। तो प्रोबेबिलिटी में है। इसीलिए आप क्रिएट करते हैं, बदलते नहीं है। हर कदम आप फ्यूचर को क्रिएट करते हैं, बदलते नहीं है। संभावना से मिट्टी बताती है, मिट्टी मिट्टी की संभावना से क्रिएशन जब जुड़ता है तो मूर्ति या घड़ा, उन दोनों में से एक बनने के चांसेस होते हैं, या फिर कुछ और। और एज और आपने अभी। अभी उसके बाद जो आपका क्वेश्चन था देश काल पात्र, इसमें ऋषि ने ये कहा है कि अगर आप देश काल पात्र को ऐड नहीं करते तो फिर आप अपराध कर रहे हैं। एक्चुअली जो जो ये ज्योतिष है ना, इसमें इंटेलिजेंस का समावेश अगर नहीं करते हैं, क्योंकि आप जिसको फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक कड़ी में गुथी हुई चीज है। पिछले 4 कदम बताएंगे कि 5वां कदम कैसा होगा। इसका मतलब कि हमें पिछले 4 कदमों के कैलकुलेशंस जानने पड़ेंगे, हमें समझना पड़ेगा कि पिछले 4 कदम कैसे थे। और जब आप पिछले 4 कदम समझते हैं, तभी आप समझ लेते हैं कि उसके पूरे इन्वायरमेंट की सिचुएशन क्या थी, कैसे वो 4 कदम चले गए, कैसे वो 4 कदम क्रिएट हुए। उसमें देश, काल और पात्र सब आता है। जैसे किसी व्यक्ति के मैरिज का योग अगर बन गया हो और उसकी उम्र 80 साल की हो, बन सकता है मैरिज का योग। ट्रांजिट तो घूमता है साइकिल में, दशा तो आ सकती है। फिफ्थ हाउस की, सेकंड हाउस की, नाइन्थ हाउस की, सेवंथ हाउस की दशा तो आ सकती है। तो क्या उसकी मैरिज होगी 80 साल की उम्र में? भारत में तो कम से कम नहीं होगी। यही अब मैं क्या बोल। करेगा ज्योतिषी? बोल नहीं सकता कि मैरिज होगी तुम्हारी। वहां पर उसको कुछ और बताना पड़ेगा उस समय की संभावना के साथ। इसीलिए संभावना तो हमेशा जुड़ी है। तो अगर आप कंसिडर नहीं करते कि मेल है कि फीमेल है, उम्र क्या है, देश क्या है, किस जगह रहता है, तो फिर दिक्कत है। तो इसीलिए एक ही प्रकार का एक मिलीनियर बिलीनियर बनने का जो योग है, वो किसी रिक्शे वाले की कुंडली में भी होता है। तो वो थोड़ा पैसा कलेक्ट भले कर ले, लेकिन मिलीनियर नहीं बन सकता। चमत्कार वैसे रातों रात घटित नहीं होगा कि उसके सिर के ऊपर आसमान से पैसे टपक पड़े। लेकिन फिर हमें देखने को ये भी मिलता है कि एक चाय बनाने वाला व्यक्ति अचानक से बिल गेट्स के बगल में जाके खड़ा होता है और पूरी दुनिया में नाम कर लेता है। वो एबनॉर्मल चीजें हैं, एक्सेप्शनल चीजें हैं। उस एक्सेप्शन को भी उसी संभावना से जोड़ा जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी दरवाजे के पीछे बहुत बड़ी संभावना पड़ी थी और अचानक से वो दरवाजा तोड़ दिया जाए। संभावना ही आगे बढ़ती है, इसके अलावा कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा। और बड़ी मजेदार बात यह है कि कई बार संभावनाएं दुर्घटना की तरह भी हो जाती है। हम कह सकते हैं ना कि दुर्घटना भी होती है। तो ये चाय वाला जो बिल गेट्स के बगल जाकर खड़ा हो गया, ये एक प्रकार की दुर्घटना भी है, हम्म, जो संभावना के कारण ही हुई है, ऐसा नहीं हुई है। अब ये मैटर ऐसा है ना कि इसमें घंटों बात करने से चीजें समझ में हम्म। आएगी। तो आपने दो चीजें कही हैं। एक ये है कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम अपने कर्म बेस्ड ऑन देश काल पात्र डिटरमाइन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये संभावना ही होती है। और दूसरी चीज हमारी कॉन्शियसनेस है। तो हम कितना उसको एलिवेट कर सकते हैं, चाहे वो इवेंट्स के इररिस्पेक्टिव है एक तरीके से, मतलब उस पर डिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि आपने बोला कि जैसे पैसे कमाने का तरीका, मतलब पैसे आएंगे, लेकिन वो क्या उछला तरीका है या निचला तरीका है, वो इंसान पे डिपेंड करता है कि उसकी कॉन्शियसनेस कैसी है। चलिए, तो अब हम थोड़ा एक चार्ट पर आते हैं कि जब हम किसी इंसान का एक वैदिक चार्ट एनालाइज कर रहे हैं, तो उसमें उसका बैकग्राउंड किस चीजों के बेसिस पे बनता है, उसमें प्राइमरी क्या चीज है, उसका असेंडेंट, सन, मून, या जो ये योग बनते हैं वो। देखिए, मैं आपको हमेशा एक बात, ये चीजें कहता हूँ, मैं पिछले बातों से इसको जोड़ करके कनेक्ट कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम जिस नेटल चार्ट को लेकर घूम रहे हैं, वो हमारे इस जन्म का चार्ट नहीं है। हम्म। वो हमारे इस जन्म का रिपोर्ट कार्ड है। अगर वो रिपोर्ट कार्ड है तो हर हाल में वो सिर्फ और सिर्फ पिछली चीजें ही दिखा रहा है कि हमने यात्रा कितनी कर ली, और उसके बाद हम आगे की संभावना ही उसमें देख रहे हैं। इसीलिए तो हम चेंज कर पाते हैं ना। हम्म। तो आप अगर संभावना देख रहे हैं और किसी व्यक्ति के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि व्यक्ति कोई एक चीज नहीं, एक एंटिटी से व्यक्ति नहीं बना है। हम्म। व्यक्ति मल्टीपल लेयर का समुचित प्रभाव है, पूरा समूह है वो। उसके अंदर मन भी है, उसके अंदर चेतना भी है, उसके अंदर उसका माइंड भी है, उसके अंदर उसकी उसकी अपनी थ्योरी भी है,
उसके कैलकुलेशंस भी है, उसका एनवायरनमेंट भी है, उसकी आत्मा और चेतना की यात्रा भी है। तो देखने के लिए शुरू तो करना पड़ेगा लग्न से, क्योंकि क्या देख रहे हैं, व्यक्ति के बारे में देखना है ना, हम्म। और व्यक्ति तो लग्न है। लग्न से शुरू करना पड़ता है, और लग्न के बाद कई बार चंद्रमा को देखना पड़ता है, सूर्य को देखना पड़ता है, क्योंकि मेन लेयर्स यही है व्यक्ति के: शरीर, मन और आत्मा, या उसका स्व, आत्म जिसको आप कहते हैं। लेकिन बहुत मोटा फर्क कहाँ पड़ता है शरीर पे ना, शरीर विक्टिम की तरह है। मन भी है विक्टिम, लेकिन मन अपने आप में बहुत सारी चीजों को हाथ में ले लेता है, शरीर नहीं लेता। हम्म। अब मन मुझे ये चाह नहीं सकता है मालूम कि आपने किसी, विक्टिम क्यों बोला। हाँ, विक्टिम क्यों बोला? शरीर विक्टिम की तरह है। शरीर विक्टिम है क्योंकि शरीर यात्रा करता है, भोग शरीर करता है ना। विक्टिम हम्म कौन है? जो भोगेगा। और हम्म। शरीर और चेतना और मन को अगर आप जोड़ें, आत्मा मन और शरीर को जोड़ें, तो भोग करने के लिए विक्टिम कौन बना? शरीर बन गया। शरीर। हम्म। अब किसी ने अगर डिसाइड कर लिया कि मुझे 10 किलोमीटर दौड़ना है, मन से कर लिया, दौड़ना तो शरीर को पड़ेगा। और अगर उसका कोई निगेटिव प्रभाव आता है तो शरीर पे आएगा, मन पे नहीं आएगा। सही तो बात है। शरीर जो है ना, वो मोटे मोटे तौर पर भोग करता है हमारी इस यात्रा में। तो आप कह सकते हैं कि यात्रा तो करता है मन, आत्मा, चेतना, एनर्जी यात्रा करती है, लेकिन भोगता कौन है? शरीर। इसीलिए शरीर मरता है, चेतना और आत्मा मरती नहीं है, हम्म। क्योंकि भोगने से वो नष्ट होता है। इसीलिए हर बार शरीर तो मर जाता है, मन और आत्मा नहीं मर पाती। तो आपको देखना पड़ेगा लग्न, और उसके साथ साथ मून और चंद्रमा को भी देखना चाहिए। चंद्र कुंडली बनती है, तो उससे आपको प्रिडिक्शन करना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ चंद्र कुंडली ही काम कर जाती है, क्योंकि उनका वो ज्यादा प्रभाव आ रहा है उस एरिया में। कुंडली को देखकर डिसाइड करना पड़ता है हमें कि कहाँ से ज्यादा प्रभाव मिलेगा। लग्न से ज्यादा मिलेगा कि चंद्रमा से ज्यादा मिलेगा कि सूर्य से ज्यादा मिलेगा? जहां से ज्यादा मिल रहा है वहां से लग्न बना करके आप उससे प्रेडिक्ट कर दिया। तो ये आप व्यक्ति से बात करके उसके प्रीवियस लाइफ इवेंट्स देखकर ये दिखा। प्रीवियस लाइफ लाइफ इवेंट आप कुंडली से देखते हैं। कुंडली से देखकर उसके बाद उसको आप वेरीफाई करके फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। वैसे हम लोगों को इन सब चीजों की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि एक प्रैक्टिस के बाद बहुत सारी चीजें जो है ना पीछे छूट जाती है। एक जब आपके प्रैक्टिस की टाइमिंग हो जाती है ना, तब वो चीजें पीछे छूट जाती है, फिर आप डायरेक्ट ही शुरू हो जाते हैं। फिर आपको डिसाइड नहीं करना पड़ता कि कहाँ जाना है, आप खुद ही चले जाते हैं। जब चंद्रमा के पास जाना है तब खुद चले जाते हैं, जब लग्न पे रहना है तो खुद चले जाते हैं। और हमारे तो श्लोकों में ये भी निर्धारित किया गया है कि जिस भी चीज के बारे में जानना हो, उसके कारकत्व से उस हाउस को ले लो। जैसे अगर चाइल्ड के बारे में जानना है तो जुपिटर से फिफ्थ हाउस भी लो, लग्न से फिफ्थ हाउस भी लो, चंद्रमा से फिफ्थ हाउस भी लो, तो 3 लेयर बन जाएंगे। अब जितने लेयर उतना ज्यादा कंफ्यूजन, उतनी ज्यादा टेक्निकलिटी। और ये टेक्निकलिटी समझने के लिए व्यक्ति को जरूरत होती है प्रैक्टिस की, गाइडेंस की। तो इसीलिए एक उसको सीखना पड़ता है फिर। तो एक तरीके से एस्ट्रोलॉजी जो एनर्जीज हैं और कैसे वो इंटरैक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, उसी का ही एक साइंस है, आप ये हाँ, कह। बस उसी का साइंस है और कुछ भी नहीं। और एनर्जी की तो सिर्फ और सिर्फ संभावना है। हम्म। सिर्फ संभावना है। मैंने कहा ना कि 5 कदम जो व्यक्ति चल चुका है, उसके 5 कदम डिसाइड करेंगे कि छठा कैसे चलना। और अल्टीमेटली अंतिम कदम कैसा होगा ये डिसाइड हो जाता है फर्स्ट कदम पे। इसीलिए हमारे शास्त्रों में ये नियम बनाए गए हैं कि जिस दिन से गर्भाधान हो जाता है, उसी दिन से स्त्री को बच्चे की तैयारी करना पड़ता है, कि उसकी चेतना को किधर भेजना है। तो वो 9 महीने की तैयारी तो स्त्री की होती है सिर्फ। उसके बाद वो तैयारी धीरे धीरे, जब वो जन्म हो जाता है बच्चे का, तो फिर वो परिवार के लोगों पर जाती है। माँ की तो होती ही है लंबे समय तक, फिर वो परिवार के लोगों पर जाती है, फिर उसके एनवायरनमेंट पे जाती है। ऐसे ही कोई व्यक्ति हिटलर नहीं बन जाता ना, ऐसे ही कोई डाकू नहीं बन जाता ना, ऐसे ही कोई विवेकानंद नहीं बन जाता ना। उसके एनवायरनमेंट भी आवश्यक है उसमें। सही बात है। अम, तो एक जो क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है जिसकी वजह से वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, वो ये है कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है।
और जब भी हम ऑनलाइन देखते हैं तो बहुत ज्यादा बात आती है राहु की और केतु की। तो लोग कहते हैं केतु एक तरह से आपकी फाउंडेशन है जो आप ऑलरेडी अकम्प्लिश करके आए हैं, और राहु जो है वो आपका एक डिजायर है और प्रोजेक्शन है जो आपको इस लाइफ में छोड़कर जाना है। तो इसके ऊपर आप थोड़ा एलैबोरेट करना चाहेंगे? देखिए, आपका जो पहला वाला क्वेश्चन था कि जीवन का लक्ष्य क्या है, ये मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा है और शायद पिछली वीडियो में भी मैंने उत्तर दिया है इसका। तो यहाँ पर सीधी सी बात अगर हम कहें तो 4 कदम चलने के बाद लक्ष्य क्या है, 5वां कदम। 3 कदम चलने के बाद लक्ष्य क्या है, चौथा कदम। तो लक्ष्य फिर वही बात है कि लक्ष्य जो है ना पीछे के कदमों से डिसाइड होगा, तो व्यक्ति से अलग अलग डिसाइड होगा। दूसरा पॉइंट है कि राहु और केतु पास्ट लाइफ के कर्म से बहुत कनेक्टेड हो जाते हैं। वैसे तो पूरा चार्ट ही पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, लेकिन राहु और केतु चूंकि कार्मिक प्लेनेट माने गए हैं, उनको शनि का एजेंट कहा गया है। तो वो, जैसा आपने कहा ना कि केतु आपकी प्रीवियस लाइफ की मास्टरी को दिखाता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो प्रीवियस लाइफ से आने वाली प्यास को भी दिखाता है। वो केतु सिर्फ वो मास्टरी है जो आपने हासिल तो की, लेकिन उसका उपभोग नहीं किया। इसीलिए केतु जो है ना प्यास बन जाता है। होती है वो चीजें, लेकिन फिर भी आप उसका उपभोग नहीं करते हैं, तो वो नीचे चली जाती है। और राहु वो चीज बताता है जहां पर आपकी डिजायर है। अब डिजायर तो कुछ भी हो सकती है, किसी की भी कोई भी डिजायर हो सकती है। किसी को किसी से शादी करना है, किसी को कोई नौकरी चाहिए, किसी को कोई घर बनाना है। डिजायर अनलिमिटेड है। और जो अनलिमिटेड है ना, वहां रास्ते भी अनलिमिटेड है और भटकाव भी अनलिमिटेड है। इसीलिए मैं ये मानता हूं कि राहु असल में आपके इस जीवन का बहुत बड़ा भटकाव निर्धारित करता है, और उस भटकाव में से एक रास्ता आप खुद चुनते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चुनेंगे। वही बात है कि मिट्टी आपको दी गई है, आप क्या बनाएंगे वो आप पर डिपेंड करता है। तो केतु को लेकर के तो बहुत सारी, जैसे आप अगर श्लोकों में जाएंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे ना, तो राहु के बारे में बहुत सारी बातें कही गई है और यही कहा गया है कि वो डिस्ट्रॉय करेगा, खत्म करेगा, प्रॉब्लम देगा, क्योंकि वो मेलेफिक प्लेनेट है। केतु के बारे में स्पेसिफिकली नहीं कहा गया, क्योंकि वो बेचारा छिपा हुआ है। और राहु केतु आपकी कुंडली में जिस भी हाउस के एक्सिस पे हैं, वो तो आपके लिए कार्मिक हो ही जाता है हर हाल में। मैं हमेशा कहता हूँ कि राहु केतु के एक्सिस वाला जो आपका हाउस है ना, वहां पर जिसकी लॉर्डशिप राहु की है, आप समझ सकते हैं कि वहां बहुत संभावना है, इसीलिए भटकाव है। और जहां केतु है, वहां पर आप कुछ दबी हुई मिट्टी से खोज रहे हैं, इसीलिए परेशानी है। परेशानी उन दोनों में है। एक जगह आप बाहर भागने का प्रयास कर रहे हैं, और एक जगह आप डिगिंग करके खोजने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए चूंकि वो दोनों ही अननोन है, किधर जा रहे हैं वो अननोन है ना, वो जब तक मिल नहीं जाता तब तक तो जानकारी नहीं है कि किधर जा रहे हैं। अब डिगिंग भी कर रहा है व्यक्ति तो क्या निकलेगा। हालांकि उसके भीतर चेतना में पता होता है कि मैं क्या डिग कर रहा हूँ, लेकिन व्यक्ति को कॉन्शियसली वो पता नहीं होता। और कई बार तो उसको ये भी पता नहीं होता कि मैं डिग कर रहा हूँ, खोद रहा हूँ मैं कुछ। तो आपका जो क्वेश्चन था ना कि राहु और केतु क्या लक्ष्य बताते हैं, लक्ष्य नहीं बताते। ये दो पैटर्न जो है ना लाइफ के, बस इतना ही बताते हैं। लक्ष्य आपको बताया नहीं जाता, लक्ष्य की तरफ इशारा किया जाता है। लक्ष्य आपको कोई भी ग्रह बताता नहीं है, सिर्फ इशारा करता है। जब आप पहुंच जाते हैं तो वो लक्ष्य बन जाता है। क्योंकि हम जिस जिस फ्लो से हम आ रहे हैं ना, हमारे पास बहुत संभावनाएं हैं। हम्म। बहुत अनवरत और अनगिनत संभावनाएं हैं हमारे पास। जब तक हम नहीं डिसाइड करेंगे कि इसी लक्ष्य को लक्ष्य बना देना है, तब तक तो लक्ष्य भी बदलते रहेंगे। इसीलिए राहु को वो दिया गया जहां पर बहुत सारी चीजें सामने हैं। क्योंकि डिजायर है ना, वो तो कुछ भी हो सकती है। 5 साल की उम्र वाले व्यक्ति की डिजायर अलग होगी, 50 साल वाले की डिजायर अलग होगी। तो सर आपने अभी इतनी खूबसूरत बात कही, तो इस चीज से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य के ऊपर बात करेंगे। तो करियर, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो है करियर का रिकमेंडेशन देते हैं लोगों को, कहते हैं आप ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे। बट करियर एक्चुअली देखा कैसे जाता है? क्योंकि आप एक कुंडली से आप एनर्जीज देख रहे हैं,
आप देख रहे हैं किसी की पर्सनालिटी कैसी होगी, किस डायरेक्शंस में उनके इंटरेस्ट होंगे, और उनका नेचर कैसा होगा, कि वो शायद रिस्क टेकिंग एबिलिटी है या डिसिप्लिन है, क्या है उनके अंदर। तो उसके बेसिस पे, और फिर अगेन देश काल पात्र उसके बेसिस पे ही तो आप रेकमेंड करेंगे ना कि क्या पोटेंशियल करियर ऑप्शंस उनके हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस देते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या इसके पीछे क्या लॉजिकल रीजनिंग होती है? इसके पीछे लॉजिकल रीजनिंग तो है ही, इसके साथ में और भी सारी चीजें हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आज के जमाने में कितने प्रोफेशन हैं, तो आप कहेंगे हजारों। हम्म। हजारों प्रोफेशन है। और प्रोफेशन को देखने के लिए हम D10 का उपयोग या फिर 10th हाउस का उपयोग कर लेते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप आत्मकारक से भी प्रोफेशन ढूंढ सकते हैं। कारण क्या है उसका, कि व्यक्ति कई बार बहुत मामलों में वही काम कर रहा होता है जिसका उसका इंटरेस्ट होता है, और आपको कुंडली में उसका इंटरेस्ट ढूंढना होता है, वो इंटरेस्ट जो उसके लिए पैसा बना सके। अगर आप वो इंटरेस्ट पैसे के साथ कनेक्ट करके उसको बता पाते हैं, तो आप उसके प्रोफेशन को बता रहे हैं। और इसमें अलग अलग ज्योतिष में अलग अलग टेक्निक्स हैं। जैसे कई बार 10th हाउस के लॉर्ड 10th हाउस में बैठे प्लेनेट और 10th हाउस के फ्लेवर को लिया जाता है, फिर D10 को ऐड कर दिया जाता है। D10 प्रोफेशन का चार्ट नहीं है, D10 कर्म का चार्ट। 10th हाउस कर्म का है। आज का समय ऐसा हो गया है कि हमें कर्म को प्रोफेशन से ही रिलेट करना पड़ता है, उसके अलावा हमारा कोई कर्म भी नहीं है। अगर एक आदमी का प्रोफेशन खत्म कर दिया जाए तो उसका कोई कर्म उसको समझ ही नहीं आएगा, मैं क्या करूं। इसीलिए हमें 10th हाउस को जोड़ना पड़ता है। अब मैंने आपको अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, कि जो देखना है उस हाउस से, उस प्लेनेट से उतने हाउस चले जाओ, तो सैटर्न से 10th हाउस भी जाया जा सकता है। सैटर्न से 10th हाउस में जो फ्लेवर बन रहा है, और व्यक्ति के 10th हाउस में जो फ्लेवर बन रहा है, और मून के 10th हाउस में जो फ्लेवर बन रहा है, उन सबको अगर आप, मैं नेचुरल नॉर्मल आपको टेक्निक बता रहा हूँ, हालांकि इसके बहुत एडवांस नियम भी हैं। इन तीनों को अगर आप देखते हैं, तो इसमें जो फ्लेवर सबसे ज्यादा मिल रहा है, उस फ्लेवर की तरफ आप व्यक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। और आप डायरेक्ट ये तो बोल नहीं सकते ना कि तुम फलाने शहर में चले जाओ, फलानी बैंक में फलाना काम तुमको मिलेगा, नहीं बोल सकते ना। आप इतना बोल सकते हैं कि भाई बैंक के सेक्टर में तुमको काम मिलेगा, फाइनेंस के सेक्टर में तुमको काम मिलेगा। फिर जब वो व्यक्ति अपनी आपने संभावना बताई है अगेन, अब वो व्यक्ति अपने भीतर खंगालेगा कि मैं कौन सी संभावनाओं को रियलिटी बना सकता हूँ। तो अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो उसी संभावनाओं को रियलिटी बनाएगा ना वो। उसमें से एक को चुनेगा, फिर उसको रियलिटी बनाएगा। ऐसे ही प्रोफेशन का चुनाव होता है। डायरेक्ट अगर कोई बोले कि इस कॉम्बिनेशन से व्यक्ति ये करेगा, जैसे मंगल और केतु सर्जन बना दे अगर, तो मंगल और केतु के कारण सर्जन नहीं बना रहे। उनकी अपनी जो क्वालिटी है, काटने की, चीरने की, ब्लड की, निडर होने की, किसी को काटना, ऑपरेशन करने में किसी को काटना पड़ता है ना, सर्जरी करने में, वो बहुत धैर्य का और बहुत निडर होने का काम है, सब नहीं काट सकते वो। कि आप किसी की वायरिंग के साथ छेड़छाड़ करें, ये केतु ही कर सकता है। तो वो प्लेनेट से सिर्फ फ्लेवर, और फ्लेवर से संभावना, और संभावना से उसको मूर्त रूप देने की यात्रा है। और देखने का जो नॉर्मल तरीका है वो यही है। वैसे नाड़ी है, नाड़ी सैटर्न को लेता है, सैटर्न के ही साथ कॉम्बिनेशन बना करके उसके बाद वो प्रिडिक्शन देता है, उसके आगे पीछे के प्लेनेट, सेवंथ के प्लेनेट, उसके बाद वो, उसमें भी पीछे की यात्रा से ही आगे के फ्लेवर को क्रिएट किया जाता है। तो हालांकि ये मैंने आपको बता तो दिया 1 मिनट में, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समय लगेगा। जब आप 100-150 चार्ट में, अलग अलग प्रोफेशन वाले चार्ट में अलग अलग कॉम्बिनेशन को देखेंगे, तो अंत में आपको यही लगेगा कि एक पैटर्न बनता है, और वो पैटर्न सिर्फ एनर्जी के आधार पर बनता है, उसके थ्रू हम प्रोफेशन बता देते हैं। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। तो एक एस्ट्रोलॉजर की जो स्किल है और उसकी जो एक एक्सपीरियंस है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आपने आधी ही चीज एक चार्ट में देखी और आपने देखा कि ये तो सिर्फ मार्स और केतु है तो सर्जन बन जाएंगे, बट मान लीजिए कोई और उसमें एनर्जीज ऐसी बन रही है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में ही चला गया। अ, वही वही मार्स केतु तो किसी को सिलाई करने का भी प्रोफेशन दे सकता है ना, वो और दर्जी भी नेगेटिव बना भी दे सकता है। सकता है क्योंकि मार्स और केतु मेलेफिक हैं।
तो हो हाँ, सकता नेगेटिव। है वो फिर नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाए। वो तो मर्डर इसलिए करने वाला पूरा भी बन चार्ट, सकता है। हाँ मर्ड एग्जैक्टली। तो पूरा चार्ट का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एस्ट्रोलॉजर की स्किल और उसका एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक एस्ट्रोलॉजर को डॉक्टर भी होना पड़ता है, उसको एक मदर भी होना पड़ता है, उसको काउंसलर भी होना पड़ता है, उसको डिटेक्टिव भी होना पड़ता है, उसको डायरेक्शन देने वाला भी होना पड़ता है, उसको डोमिनेट करने वाला भी होना पड़ता है, और उसको ब्लेसिंग्स देने वाला भी होना पड़ता है। एक एस्ट्रोलॉजर एक्चुअली ऐसा है जो सब कुछ है। पहले के होम्योपैथ जो डॉक्टर हुआ करते थे, मोस्ट तो अंग्रेजी डॉक्टर भी जो पहले हुआ करते थे, वो एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेकर के ही मेडिसिन देते थे। तभी तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का उपयोग भी हम करते हैं ना। हम्म। तो एक एस्ट्रोलॉजर अपनी स्किल, अपने अनुभव और अपने जो भीतरी उसका ज्ञान है, जो जो रीजनिंग पर आधारित है, जो उसकी कॉन्शियसनेस पर आधारित है, जिसको आप बोलते हैं इंट्यूशन, जिसको आप बोलते हैं दिव्य दृष्टि, वो साधना से जो आता है, वो सिर्फ उन सब चीजों को टूल की तरह इस्तेमाल करता है और ईश्वरीय आदेश पर उसको आगे फ्लो में ला देता है। और कौन सा ज्योतिषी कितना सक्सेसफुल होगा, ये ज्ञान तो सब ज्योतिषी दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वो जमीन पे कितना सक्सेसफुल है, ये उस व्यक्ति की चेतना से सिर्फ निर्धारित नहीं होगा, उसके उसके ऊपर ब्लेसिंग क्या है उससे निर्धारित होगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति, उसके पास क्वेश्चन, मेरे पास एक जो व्यक्ति आता है जो मेरे से कंसल्टेंसी लेता है, वो मेरे ही पास क्यों आता है? आपको पता है, कल की घटना है। ये किसी ने मेरे पास फोन किया था कि सर मैं भी रिकॉर्डिंग करना चाहती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, कर लीजिएगा। 29 मार्च थी ना कल, तो 29 मार्च को गोचर हो रहा था। उन्होंने कहा सर 1.5 साल से बेकार बैठी हूँ, काम वाम भी नहीं है, तो अभी यही करते हैं, ज्योतिष में दिमाग लगाना है। तो उन्होंने बोला कि आज गोचर हो रहा है, याद दिलाया उन्होंने। मैंने बोला गोचर हो रहा है तभी आपकी मेरे से बात हो रही है, क्योंकि शनि का परिवर्तन हो रहा है। और दोपहर में हमारी बात हुई थी, शाम को उनका मैसेज आता है हमारे व्हाट्सएप पे कि सर मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगी, मेरा एक जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, वो आज ही निकला है। आपसे बात करने के बाद मेरे पास खबर आई कि वो निकल गया है, मुझे जॉब मिल गया। कैसे हुआ ये? क्यों हो गया ये? क्योंकि एक्चुअली जो बैठा है ना आपके सामने पूछने के लिए सवाल, वो आपकी मर्जी से नहीं बैठा है। आप अभी मेरे साथ रिकॉर्डिंग कर रही हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं है, मेरी मर्जी से नहीं है। इसके पीछे कारण कुछ और है। और कारण ये नहीं है कि कोई ऊपर बैठा है और वो बता रहा है कि तुम ये करो। नहीं, कारण ये है कि 3 कदम आपने चले और अब चौथा चलना है। वो 3 कदम डिसाइड करेंगे कि चौथे कदम में आपके साथ कौन खड़ा रहेगा, या वहां की सिचुएशन क्या होगी, या वहां पर क्या स्थितियां बन जाएगी। हम सभी है ना उस यात्रा के फ्लो में हैं। यहाँ पर किसी पर उंगली नहीं उठाई जा सकती कि कारण हो तुम। इसीलिए कहा उन लोगों ने कि कारण हम ही हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जब ज्योतिषी बैठा है किसी के सामने और प्रिडिक्ट कर रहा है ना, तो वो कारण नहीं है, वो प्रिडिक्टिव प्रिडिक्शन नहीं कर रहा। उसकी प्रिडिक्टिव एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ वो जो प्रिडिक्शन ऊपर से आ रहा है ना, उसको ट्रांसलेट करके सामने वाले को देने का काम करती है, और कुछ भी नहीं। ज्योतिषी की एक जॉब बहुत डिफिकल्ट है और ये सही एक्चुअली ज्योतिषी ढूंढने की जॉब भी बहुत डिफिकल्ट है। बहुत तो आई थिंक डिफिकल्ट। इसीलिए बहुत लोग भटकाव में हैं। हाँ, और आपको मिल जाएगा सही गाइड देने वाला, तो उसके बाद एक डिफिकल्टी आती है कि आप उसको पहचानेंगे कि नहीं। क्योंकि हम एग्जैक्टली। तो उस बच्चे की तरह होते हैं जिसके सामने उसका पिता भी दाढ़ी बनाकर आ जाए तो वो अपने पिता को ही नहीं पहचानता। कल तक दाढ़ी के साथ देखता था, आज अगर दाढ़ी शेविंग करके आ जाए वो तो पिता को ही नहीं पहचानता। हम उस बच्चे की तरह हैं। तो हम पहचान कर लेंगे, हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि यही है वो, ये भी बहुत मुश्किल बात है। इसीलिए सब चीजों का समाधान ये बोला गया है कि भाई तुम फ्लो में आ जाओ, तुम सरेंडर कर दो, तुमसे जो करवाना है ना वो करवाने वाला खुद ही करवा ले। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं चार्ट में। तो दूसरा जो बड़ा क्वेश्चन लोगों का लाइफ में होता है वो ऑफ कोर्स रोमांटिक रिलेशनशिप्स एंड मैरिज पार्टनर। तो पहला तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये दोनों चीजें अलग कैसे हैं और कुंडली में अलग कैसे देखी जाती है। और दूसरा है कि कैसे योग बनते हैं मैरिज के और उसमें, जैसे क्योंकि अभी हम पूरा कॉन्वर्जेशन कर रहे थे कि बहुत चीजें कर्म
बहुत चीजें डिटरमाइन करती हैं कि फ्लो कैसा बनता है और कर्म कैसे होते हैं। और आपने अभी एक एग्जाम्पल भी दिया था कि किसी का मैरिज का योग अगर 80 साल में बन रहा है तो वो तो देश पे डिपेंड करेगा कि वो मैरिज होती है कि नहीं। तो किस तरीके से आप इसमें एडवाइस देते हैं लोगों को? देखिए, मैरिज को लेकर के मेरा, जो लोग नए हैं उनके लिए बताता हूँ कि मैंने एक फ्री पूरा वेबिनार भी किया था, 3-4 क्लासेस का है वो। तो जिनको वो ज्वाइन करना है वो लिंक ले लेंगे डिस्क्रिप्शन से और वो ज्वाइन कर लेंगे उसको। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों के आइडिया दिए। और आपने जो सवाल पूछा ना कि एक रिलेशनशिप और मैरिज के बीच में फ़र्क क्या है? तो यहाँ भी हमें समझने वाला जो मैटर है वो यही है कि हम रिलेशनशिप में क्यों उतर जाते हैं। कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंपेनियन की खोज है। और उसको हम स्टेबल बनाना चाहते हैं तो मैरिज की तरफ चले जाते हैं। मामला तो सिर्फ कंपेनियन की खोज है, और कंपेनियन आपके हाउस कुंडली में सिर्फ 7th हाउस दिखाता है। इसीलिए 7th हाउस को काम त्रिकोण भाव के अंडर में रखा गया है, वो काम का भाव है हमारे। और उसके बाद जब आप उसको बेड प्लेजर की तरफ ले जाते हैं तो वो 12th हाउस बन जाता है। अब देखिए, 7th और 6th एक दूसरे, 7th और 12th ये एक दूसरे से 6th और 8th पढ़ते हैं। मतलब जब आप काम से बेड प्लेजर की तरफ जा रहे हैं तो आप अपने काम के नष्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। 6th हाउस इज द हाउस ऑफ, एक प्रकार से वो ऑब्स्टिकल का, डिजीज का, प्रॉब्लम का और खत्म होने का हाउस है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि कंपेनियन मैरिज कब बनता है? कंपेनियन मैरिज बनता है जब उसमें धर्म जुड़ता है। हम्म। इसीलिए मैरिज को देखने के लिए फर्स्ट हाउस के साथ 5th हाउस, 9th हाउस, 7th हाउस और डिजायर का हाउस 11th हाउस, सुख का हाउस 4th हाउस, मतलब जितने ज्यादा पॉजिटिव हाउस जुड़कर ये योग बनाएगा उतने ही ज्यादा पॉजिटिव यात्रा आपके लिए मैरिज के बाद डिसाइड हो जाएगी। कुछ लोग होते हैं ना, शादी के बाद ग्रोथ हो जाती है। वो इन हाउसेस में कौन सी एनर्जी बन रही है वो देखना पड़ेगा। अब अगर एनर्जी 6, 8 या बेकार एनर्जी बनने लगे तो उसके बाद स्ट्रगल बढ़ जाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसी पर डिपेंड नहीं है बातें, बातें मैरिज मैच मेकिंग पर भी डिपेंड है। आदमी की अपनी सहने की क्षमता पर भी डिपेंड है। मैंने कहा ना, लग्न सब चीजों को निर्धारित कर देता है। सारे योग बने हुए हैं पॉजिटिव और लग्न जाकर के निगेटिव सिचुएशन में बैठ जाएगा तो वो व्यक्ति शादीवादी होने के बाद भी प्रॉब्लम में ही रह जाएगा। उसको अच्छा व्यक्ति, वही बात हो गई ना कि पानी बगल पड़ा है लेकिन प्यासा ढूंढ ही नहीं पा रहा है पानी को। तो आपने पूछा कि शादी के लिए क्या देखें। शादी किसी भी हाउस से, किसी भी प्लेनेट से हो सकती है। मैंने 6th हाउस 8th हाउस के एक्टिवेशन के बाद भी मैरिज को करके दिखाया है लोगों में। मैंने ऐसे चार्ट डेमोस्ट्रेट किए हैं जहां 8th हाउस के एक्टिवेशन से, 8th हाउस तो वैसे भी फीमेल के लिए मांगल्य हाउस है, लेकिन बुरे हाउसेस के कैलकुलेट कॉम्बिनेशन से भी हम मैरिज तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वो मैरिज कहाँ पहुंचेगी, ये सवाल। तो कॉम्बिनेशन आपको योग देखना पड़ेगा कि कुंडली में क्या प्रॉमिस है योग का। वही प्रॉमिस समय आने पर डिलीवर होता है। अब बात यह है कि सर क्या मैच मेकिंग करेंगे उसको चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई कर सकते हैं। जब एक नेगेटिव एनर्जी को दूसरी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी तो वो नेगेटिव को नलिफाई करती है, खत्म नहीं करती, कम करती है। और निगेटिव को निगेटिव से मिला देंगे तो निगेटिविटी बढ़ जाती है। अब ये मैं जो ये सूत्र बता रहा हूं ना, ये मैं वो नहीं बता रहा कि माइनस माइनस मिलके माइनस बनेंगे। माइनस माइनस मिलके तो प्लस हो जाते हैं। गणितीय सूत्र से माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही इसी इसी आधार पे हम कहते हैं कि मांगलिक की शादी मांगलिक से करा दो, माइनस माइनस मिलेंगे प्लस हो जाएंगे। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कुंडली की ओवरऑल निगेटिविटी की, कि एक स्थान पर मौजूद निगेटिविटी को दूसरे स्थान पर मौजूद पॉजिटिविटी से कम किया जा सकता है। तो मैरिज मैच मेकिंग भी काम करती है, योग भी काम करता है, और जिस समय मैरिज हुई है वो भी काम करता है। अच्छी मैरिज के लिए जो चीजें देखनी है वो ये देखनी है कि समय कैसा चल रहा है व्यक्ति का, मैरिज के समय समय कैसा चल रहा है। तो क्लियर हुआ कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा। कई बार मैं बोलते बोलते है ना, ज्यादा डीप में जाने के बाद वो चीजें पीछे की छूट जाती है। तो अगर आपको लगे कि पीछे की बात छूट रही है तो उसको फिर से रिपीट आप कर सकती हैं।
कॉम्बिनेशन समझ आ गया ना? 7th हाउस मैरिज का है, हम्म। धर्म जुड़ेगा तो 9th हाउस, हम्म। सुख जुड़ेगा, 5th हाउस जुड़ेगा, क्योंकि मैरिज के होने का कारण क्या है? मैरिज के होने का कारण है वंश की वृद्धि। हम्म। आपने बात की ना रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप मैरिज में क्यों बदल जाती है? सस्टेनेबिलिटी के लिए, वंश की वृद्धि के लिए। इंडिया में तो पहले मैरिज ही होती है ना, और तरीका भी वही है, धर्म से यात्रा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और 9th हाउस धर्म का हाउस है, और 7th हाउस काम त्रिकोण का है। तो मैरिज तब होगी जब धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों मिल जाएंगे। मतलब 159 का भी कॉम्बिनेशन हो जाए, 3711 का भी हो जाए, 4812 का भी हो जाए, और एक और जो बचता है वो 2610, उसका भी हो जाए। अब आप कहेंगे 2610 का क्या काम है? 2610 का काम है सर्व करना। आप मैरिज के साथ यही चारों चीजें करते हैं ना। तो पूरा चार्ट ही इन्वॉल्व हो गया। इन्वॉल्व सिर्फ वो त्रिकोण होंगे, उसमें हम्म। से एक एक एनर्जी भी मिल रही है तो अपना योगदान निभा देगी, या कम से कम मैक्सिमम हो जाए। अब इसीलिए मैक्सिमम जो मैरिज है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी इतनी सारी है कि कहीं ना कहीं तो खराबी मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी मैरिज परफेक्ट नहीं हो सकती, कोई भी मैरिज परफेक्ट नहीं हो सकती। कहीं किसी जगह पर तो प्रॉब्लम आनी ही है, क्योंकि आपकी कुंडली में नेगेटिव प्लेनेट तो बैठे ही हैं, चाहे वो कहीं भी बैठे हों। बिल्कुल सही। अभी आपने बात करी मैरिज की और कंपेनियनशिप की, तो उसी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि बहुत लोग जो हैं आजकल स्पिरिचुअलिटी में जो हैं इन सर्कल्स में बात करते हैं कि कार्मिक कनेक्शंस और डिवाइन कनेक्शंस लोगों के बीच में, तो इसमें क्या फर्क है? और क्या कार्मिक कनेक्शन हमेशा खराब ही होते हैं? क्योंकि यूजुअली एक लिंक बन गया है लोगों के बीच में कि कार्मिक मतलब खराब। तो आप थोड़ा एलैबोरेट करें उसमें। हाँ देखिए, इसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट करूंगा, क्योंकि इस बात को समझने के लिए बहुत समय चाहिए और बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। और अभी जो समय चल रहा है ना, इसमें हम बहुत सारी चीजों को फैसिनेट करते चले गए हैं, जैसे पास्ट लाइफ, कार्मिक पैटर्न, है ना? हर कोई इसकी बात कर रहा है, हर कोई पास्ट लाइफ की बात कर रहा है। कार्मिक जो शब्द है ना, वो अपने आप में कोई भी शब्द नहीं है। किसी के साथ जुड़े हुए बुरे एक्सपीरियंस को हम कार्मिक शब्द से सिर्फ और सिर्फ इंडिकेट कर रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा ना डिवाइन, तो आप कह सकते हैं कि किसी के साथ जुड़े हुए बेटर और अच्छे एक्सपीरियंस को हम डिवाइन एक्सपीरियंस बता देते हैं, डिवाइन कनेक्शन बता देते हैं। हालांकि सब कनेक्शन ही कार्मिक हैं, जो डिवाइन है वो भी कार्मिक है, वो भी बिना कार्मिक के नहीं हो सकता। लेकिन कार्मिक की समझ सिर्फ और सिर्फ बुरे अनुभवों से इसलिए जोड़ दी गई है, क्योंकि वहां पर डिविनिटी में क्या है ना, एक फ्रीडम होती है। आप देखिए कि डिविनिटी ऐसे नहीं होती कभी भी, लेकिन कार्मिक ऐसे होता है, घुस जाती है चीजें, तभी फ्रिक्शन पैदा होता है। कार्मिक में ज्यादा फ्रिक्शन है, डिविनिटी में खुलापन है। तो जहां पे चीजें डिवाइन है ना, वहां पर चीजें फ्लो में बढ़ रही है। मैंने कहा ना, जहां डिवाइन वर्ड है वहां तो आप कुछ नहीं कर रहे ना, ब्लेसिंग कर रही है जो कर रही है, आपको मिल गई चीजें। लेकिन अगर कार्मिक है ना, तो वहां पर सबसे पहले देखने को मिलेगा कि दोनों अपने आप से चीजों को बहुत हैंडल करने में लगे हुए हैं। अगर कनेक्शन है तो कार्मिक, तो दोनों ही या तो बदल देना चाहते हैं, या सुधार देना चाहते हैं, या कुछ कर देना चाहते हैं। लेकिन जहाँ डिविनिटी है ना, वहां पे चीजें फ्लो में होती है, अपने आप ही चीजें सुधरती भी है, अपने आप ही जो होना है वो होता भी है। आदमी अपने हाथ में नहीं लेता। हालांकि वो दोनों कार्मिक भी है। जैसे कि अगर कमरे में लाइट जलाने के लिए स्विच ऑन किया जाए, तो अंधेरा भगाने के लिए लाइट कुछ नहीं करती है, लाइट जलती है और अंधेरा भाग जाता है। वो डिविनिटी है, वहां करना नहीं पड़ा, लेकिन उसके होने से हो गया। लेकिन जहाँ कार्मिक बात है ना, वहां पे करने लग जाते हैं व्यक्ति कि मैं करूंगा, क्योंकि जो होना है वो होने नहीं दिया जा रहा। डिविनिटी का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो होना है वो होता चला जाए, और कार्मिक का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वो जब आप चीजों को अपने ढंग से करें तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाए, वो कार्मिक है। अब एक और बात यहाँ समझने वाली है कि इसका कर्ज से बहुत संबंध है, कि आपने किसी के साथ कुछ पिछले जन्म में किया और इस जन्म में आपके साथ वो होना है।
ये आवश्यक नहीं है कि जिसके साथ आपने किया वही आपके साथ कुछ करे, क्योंकि इस बात की जिम्मेदारी नहीं ली जाती। जिम्मेदारी इस बात की ली जाती है कि आपने जो किया उसके बदले में आपको क्या मिलेगा। देने वाला कौन है, इस बात की चिंता करने की आपको कोई फिक्र नहीं है। तो आपको कार्मिक रिलेशन उसके साथ भी संभव हो सकते हैं, उसके साथ भी आपको फील हो सकते हैं कार्मिक रिलेशन, जिसके साथ आपके पिछले 3 जन्मों में कोई संबंध ही ना रहा हो, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ आपका कोई संबंध नहीं है ना, आपका तो कर्म और उसकी एनर्जी के साथ संबंध था। उस व्यक्ति को उसको डिलीवर करने के लिए चुन लिया गया, वो एक बात है। और इस तरह से आप नए कर्म भी बना रहे हैं, क्योंकि इस हाँ जन्म बिल्कुल। में आप। हाँ हाँ। बिल्कुल, वैसे ही जैसे पहले कदम के लिए दूसरा, दूसरे कदम के लिए पहला कदम जिम्मेदार था, जब आपने दूसरा चला तो तीसरे के लिए आपने तैयारी कर ली। तो हर कर्म नए कर्म का मैनिफेस्टेशन, नए कर्म का इनिशिएशन बन जाता है। अब यहाँ पर यही तो बात है ना, इसीलिए तो माया पैदा हो गई है ना, और इससे मुक्त होना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, कि आप कुछ भी करेंगे ना तो करने से कुछ हो जाएगा, और जैसे ही कुछ हो जाएगा बस आप बंधन में पड़ जाएंगे, क्योंकि जो हो जाएगा वो आपको खोजेगा फिर। जो भी आपने क्रिएट कर दिया वो आप ही को खोजेगा ना, किसके पीछे भागेगा वो। और आप चाहते हैं कि आपके पीछे कुछ ना भागे। तो इसके लिए एक ही रास्ता होता है, इसके लिए रास्ता होता है कि पूरी बैटल फील्ड को ही आग लगा दो। और ये पूरी बैटल फील्ड को आग लगाने की यात्रा तपस्या की यात्रा है। इसीलिए छलांग वहीं से छलांग होती है। क्योंकि अगर हम तपस्या करें तो हमारा कॉन्शियसनेस वो उसी तरीके से एलिवेट होता है, और वो हमारे एक्शंस को डिटरमाइन करता है, फिर नए कर्म हाँ। बना। हाँ लेकिन यहाँ पर ये भी बात है ना कि आप, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप देखिए कि माया कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती। आप तपस्या का चुनाव कर लेंगे ना, तपस्या भी माया बन जाएगी। क्योंकि ये कैसे डिसाइड करेगा एक बच्चा जिसकी चेतना परिपूर्ण नहीं है, जिसकी चेतना परिपक्व नहीं है, उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सी तपस्या से बैटलफील्ड में आग लगेगी, किधर जाना चाहिए। वो तो जो भी करेगा उसको तपस्या समझ लेगा ना। वो तो अपने को भूखा भी रखता है तो उसको लगेगा कि इसी से मेरा हो जाएगा। वो तो अपने को 100 कदम, 150 कदम, 5000 कदम, 5 लाख कदम चलाता है तो भी कहेगा कि यही मेरी तपस्या है। असल में वो तपस्या भी अपनी सुविधा के अनुसार ही चुन लेगा। इसीलिए तपस्या चुनाव से नहीं होती। तपस्या होती है आपके ऊपर पड़ जाने से कोई चीज। जैसे बुद्ध की जो तपस्या है वो चुनाव की तपस्या नहीं है, उस पर पड़ गई, करना पड़ा वो। नहीं तो पत्नी को छोड़ के कौन जाता है, कौन बच्चे को छोड़ के जाता है। परिस्थितियों के कारण वो चीजें छूटी, क्योंकि कुछ और प्रायोरिटी में था, जाना पड़ा। मुझे वो सॉन्ग याद आ रहा है, अंत बेअंत तेरी माया। हाँ। ये वही खेल है। हाँ तो इसीलिए मुक्ति नहीं है ना बहुत आसानी से। हम्म। मुक्ति का सिर्फ एक ही माध्यम है, एक ही रास्ता है कि आप या तो बैटलफील्ड को आग लगा दीजिए या फिर इससे छलांग लगा दीजिए। आपके छलांग लगाते ही बैटलफील्ड अपने आप जल जाती है, क्योंकि बैटलफील्ड आपकी है। हर व्यक्ति की अपनी बैटलफील्ड है, और हर बैटलफील्ड दूसरे बैटलफील्ड से कनेक्टेड है, इंटरनल रास्ता है। चलिए, तो बहुत। कॉम्बिनेशन से ढूंढेंगे ना एक्चुअली, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मिलने लगेंगे, लेकिन आप जब बात समझ जाएंगे ना तब आप सीधे चार्ट को देखेंगे और वो आपसे बात करेगा। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और चलिए मैम, थैंक यू फॉर गाइडिंग अस। एंड आई थिंक एनी वन हु इज अ बिगिनर जो ये शो देखेगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा, एक फाउंडेशन बनेगी एस्ट्रोलॉजी की। थैंक यू। थैंक यू मैम। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम ट्राई करेंगे कुछ कॉम्बिनेशंस पर भी बात करने का, हालांकि मैंने अभी बताया है कॉम्बिनेशन। और अगर कोई क्वेश्चन आता है तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट जब रिकॉर्ड करेंगे तो ट्राई करेंगे कि वो क्वेश्चन भी हम ले पाए। ठीक है। ठीक चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। है।